वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए थे। प्रीवियस लेक्चर में आइसोमेरिज्म का कुछ हिस्सा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग स्टार्ट किए थे। इसमें पढ़ लिए थे चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसी में एक छोटा सा टॉपिक और भी आया था, DOU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। यहाँ पर हम लोगों को रिंग चेन आइसोमर को पढ़ने के लिए ज़रूरत पड़ा था DOU। तो ये भी एक टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म का दूसरा हिस्सा जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहले हम लोग पढ़ेंगे कन्फॉर्मेशनल और बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम लोग फिर ये और ये इसको भी ख़त्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है इसको जानते हैं हम लोग। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन जो है फ्री होता है। रोटेशन फ्री होता है। रोटेशन फ्री होने के बाद के कारण मॉलिक्यूल का अलग अलग फॉर्म दिखने को मिलेगा। अलग अलग स्ट्रक्चर ने अलग अलग फॉर्म मिलता है। तो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं अभी कि अलग अलग स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर में हम लोग जान चुके हैं कि स्ट्रक्चर वो होता है जो बॉन्ड टूट जाता है और बॉन्ड टूट के किसी दूसरे जगह पर लग जाता है तो स्ट्रक्चर बदलता है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर बदल नहीं रहा है, फॉर्म एक ही कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में ये जो होगा कंपाउंड सेम होगा, उसका अलग अलग फॉर्म देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ रहे थे। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि परिभाषा कह रहा है कि इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा बार, नंबर ऑफ फॉर्म्स पॉसिबल, कह रहा है कि बहुत सारा फॉर्म पॉसिबल होगा ड्यू टू फ्री रोटेशन अक्रॉस ए सिंगल बॉन्ड मेनली कार्बन कार्बन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच, क्योंकि हम लोग नाइट्रोजन ये सब नहीं, हम लोग कार्बन कार्बन के बीच बात करेंगे। इज कॉल्ड एज कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ये जो आपको अलग अलग फॉर्म देखने को मिलेगा, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारा फॉर्म मिल सकता है इसमें, और ड्यू टू फ्री रोटेशन अक्रॉस ए सिंगल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन होना चाहिए, उसके बीच का बॉन्ड का बात कर रहे हैं हम लोग, आइसोमर्स। एंड दिस, ये जो अलग अलग फॉर्म बनेगा उसी फॉर्म को बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। और ये जो घटना हो रहा है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। मतलब इनका सीधी सी बात ये कहना है कि सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन फ्री होता है। हाइड्रोकार्बन जो हम लोग अभी यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिए हुए हैं, देख सकते हो यहाँ पर कि वो रोटेशन फ्री होता है। जैसे यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेट हो सकता है ये मॉलिक्यूल, मतलब इसका पोजीशन इधर ये चेंज हो जाएगा, पोजीशन नहीं, ये लगा हुआ रहेगा इसी कार्बन पर, लेकिन इसका जो 3D अरेंजमेंट है एटम का वो बदल जाएगा। ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पर कैसे है ये आपको कार्बन और कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, इसी के बीच रोटेशन करना, रोटेट करना है इस मॉलिक्यूल को। तो ध्यान दोगे, जब रोटेशन यहाँ पर होगा, ये Cl हम मान लो कि इसको हमने क्या किया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, मॉलिक्यूल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो इस मॉलिक्यूल को यहाँ लाएंगे तो ये उस समय में यहाँ आ जाएगा और ये मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा। इस तरीक़ा से रोटेट होगा। किसी एक कार्बन को पकड़ के दूसरे को घुमाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फ्लोरीन आ गया ऊपर जो यहाँ था, और ये कहाँ आ गया, यहाँ पर, और ये आ गया यहाँ पर। इसको आप ये भी देख सकते हो कि हमने इसको रोटेट जो किया है वो 120 डिग्री रोटेट किए हैं। आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को, रोटेशन हम लोग को पढ़ना भी है कि कितना डिग्री रोटेट कर रहे हैं। तो ध्यान दोगे, ये अलग अलग फॉर्म देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप 1 डिग्री से रोटेट कर दिए हो, 2 डिग्री से रोटेट कर दिए हो, बहुत सारा डिग्री हो सकता है। तो ये बहुत सारा फॉर्म जो मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स जो मिलेंगे, सभी फॉर्म को एक साथ हम लोग बोलते हैं स्क्रू फॉर्म। तो आगे इस चीज़ का जिक्र करेंगे, बट जो हम लोगों को एक नॉन कंपाउंड जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा उसको स्टडी करना है, तो वो कितना डिग्री पर आएगा वो हम लोग को देखना होगा कि 60, 120, 180
ये सब जो फॉर्म मिलेंगे ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स जो है इसको बोलते हैं जो अलग अलग फॉर्म मिलेगा और सिग्मा बॉन्ड के अलग रोटेशन होने के बाद। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दोगे कि ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इसमें रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर नहीं होगा। डबल बॉन्ड के अलोंग जो रोटेट करोगे तो डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन होता ही नहीं है। तो इसको आप इस तरीका से समझ सकते हो मॉडल से, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि हमने मान लिया कि अब आप इस मॉलिक्यूल को आप देख सकते हो कि कार्बन, ये कार्बन और ये भी कार्बन है। इस कार्बन पर भी लगा हुआ है क्लोरीन ऊपर, ब्रोमीन इस तरफ और फ्लोरीन इस तरफ। इधर भी लगा हुआ क्लोरीन, इधर ब्रोमीन और इधर फ्लोरीन लगा हुआ है। तो अब क्या कर रहे हैं हम, इसके अलोंग आप रोटेट कर सकते हैं इसको। देखो ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अलोंग ये रोटेशन फ्री है, ये रोटेशन हो सकता है। तो ये जितना फॉर्म मिलेगा वहीं आपको ये देख सकते हो। आपके इस थोड़ा सा इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हो, आगे रोटेट कर सकते हो, अलग अलग फॉर्म, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स मिलेंगे इसमें। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर रोटेशन हो रहा है लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है रोटेशन। क्यों नहीं हो रहा है तो इसको भी ध्यान से देख सकते हो आप। ध्यान दीजिएगा, ये अब आप देख सकते हो कि सेम ग्रुप को सेम साइड लगा दें हम। ये क्लोरीन देख लो, क्लोरीन एक तरफ है, दोनों क्लोरीन एक तरफ, और ये ब्रोमीन एक तरफ लगा हुआ है। तो इससे आपको दिख रहा है कि ये जो इसको कांस्टेंट किए हुए, देखो क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन, ये ब्रोमीन इधर है और इस तरफ चला गया और क्लोरीन इस तरफ आ गया। तो इसमें क्या हुआ होगा, तो हम लोग को लग रहा है कि ये रोटेट करके उधर चल गया होगा। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान दोगे यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड, जैसे इसको रोटेट करोगे तो ये रोटेट नहीं होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा, इससे अच्छा है कि वो रोटेट नहीं होगा। तो ये क्यों नहीं होता है, इस चीज़ को समझ सकते हो आप, क्यों ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी होता है, रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर, वो एनर्जी से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस जो है रोटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत कम होता है। काफ़ी कम एनर्जी से ही ये रोटेट कर जाता है। और डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत होता है, रोटेशन नहीं हो पाएगा रूम टेम्परेचर पर। ज़्यादा एनर्जी दोगे तो ये ब्रेक करे, पाई बॉन्ड इसका ब्रेक करेगा और ये रोटेट करके फिर ये बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो रूम टेम्परेचर पर ये पॉसिबल है नहीं। हम लोग रूम टेम्परेचर नेचुरल चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दोगे, रोटेशन अक्रॉस ए सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल, कह रहा है कि रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पर ये भी लिख दोगे, रोटेशन अक्रॉस ए सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर रोटेशन जो है रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी होता है उस पर ये पॉसिबल है, इसका रोटेशन संभव है कि ये रोटेट हो जाता है। रोटेशन अक्रॉस ए डबल बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड, कहाँ पर, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर ये रिस्ट्रिक्टेड होगा। रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वेरी वेरी लो होता है। सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस जो अभी हमने आपको बताया कि सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेट जो करोगे तो इसमें जो एनर्जी चाहिए वो बहुत कम एनर्जी से ही ये रोटेट कर जाता है, जो अवेलेबल होता है रूम टेम्परेचर पर ही। रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, उसी एनर्जी से ये रोटेट कर जाता है। यहाँ आ जाओ, रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए डबल बॉन्ड को रोटेट करने के लिए। तो डबल बॉन्ड को रोटेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। डबल बॉन्ड में आप समझ सकते हो कि जब तक पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि जब भी टूटेगा तो एक सिग्मा है एक पाई है डबल बॉन्ड में, तो पहले टूटेगा पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो उसके बाद वो रोटेट करेगा। लेकिन रिक्वायर्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वो पाई बॉन्ड टूटता ही नहीं है, जो
अवेलेबल नहीं है रूम टेम्परेचर पर, उतना एनर्जी से जो अवेलेबल है रूम टेम्परेचर पर उस एनर्जी से ये रोटेट नहीं कर पाएगा। कॉज क्या है, ध्यान दोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कॉज कि ये रोटेशन होता क्यों है मॉलिक्यूल में। सबसे बड़ी बात ये है, इसको आप समझ सकते हो कि रोटेशन मॉलिक्यूल में क्यों होता है। ध्यान दोगे कि मॉलिक्यूल में रोटेशन क्यों होता है। जैसे आप देख सकते हो कि ये मॉलिक्यूल है और इसमें रोटेशन हो रहा है, ऐसे अपने आप रोटेट होते रहता है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशन पॉसिबल है इसमें। तो इसमें रोटेशन होता क्या है, तो इसका कारण है स्टैटिक स्ट्रेन। यहाँ पर ध्यान दोगे, स्टैटिक स्ट्रेन, स्टेरिक नहीं, स्टैटिक स्ट्रेन। ये होता क्या है, तो ध्यान दोगे, हम लोग के दैनिक जीवन में भी ये चीज़ देखने को मिलता है कि जैसे हम लोग सोते हैं तो एक पोस्चर में सोते हैं, तो क्या पूरे रात उसी पोस्चर में सोए रहते हैं? ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, करवट लेते रहते हैं। तो बॉडी क्या करता है, बॉडी के अंदर स्टैटिक स्ट्रेन, हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेन डेवलप होता है बॉडी के अंदर एक पोस्चर में सोए सोए। तो उस पोस्चर को बॉडी खुद ब खुद अपने आप चेंज कर लेता है समय के हिसाब से। स्टैटिक स्ट्रेन क्या होता है, इस चीज़ को समझो। स्टैटिक स्ट्रेन, एक एग्जांपल हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी इस चीज़ को ले सकते हैं। जैसे हम लोग मान लो सोते हैं, सोने के बाद क्या होता है कि जिस पोस्चर में सोते हैं पूरे रात उसी पोस्चर में हम लोग नहीं रहते हैं, वो पोस्चर बदल जाता है, कुछ समय बाद वो पोस्चर बदलता है। तो ये पोस्चर जो बदल रहा है वो स्ट्रेन होने के कारण, स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए बॉडी क्या करता है, अपने आप को पोस्चर चेंज करता है। तो पोस्चर चेंज कर, मॉलिक्यूल में भी यही चीज़ हो रहा है कि इस तरीक़ा से यहाँ पर मॉलिक्यूल मान लो इस फॉर्म में है, तो इसके अंदर स्ट्रेन डेवलप हुआ, तो ये क्या कर लेता है कि अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है, रोटेट कर दिया। तो जैसे ही ये रोटेट किया तो इसका स्ट्रेन मिनिमाइज हुआ, फिर रोटेट किया। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशन होते रहता है स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये रोटेशन से इसको स्टेबिलिटी मिल जाता है। ये अगर सोच रहे हो आप कि ये घूमता है इसीलिए कि ये स्टेबल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये स्टेबल हो जाता रोटेट करने से, जैसे ये रोटेट हुआ, स्टेबल हो जाता तो इसमें रोटेशन भी रुक जाता, आगे चल के रोटेशन रुक जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, रोटेशन इनफाइनाइट होते रहता है हमेशा। रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी अवेलेबल है वो रोटेशन हमेशा होते रहता है। तो ये नहीं बोल सकते हो कि स्टैटिक स्ट्रेन, ये जो रोटेशन हो रहा है वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं है। ये स्टैटिक स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए ये रोटेशन हो रहा है। कहोगे सर यहाँ पर भी तो स्टैटिक स्ट्रेन हो रहा होगा, तो बिल्कुल ये कहीं कोई गलत बात नहीं है। स्टैटिक स्ट्रेन तो आपको इसमें भी हो रहा होगा, लेकिन यहाँ रोटेशन नहीं हो पाता है। स्टैटिक स्ट्रेन इस मॉलिक्यूल में भी हो रहा है, इस मॉलिक्यूल में भी स्टैटिक स्ट्रेन हो रहा है, लेकिन ये रोटेट नहीं करता है। रोटेट करेगा तो इसका पाई बॉन्ड ही ब्रेक कर जाएगा, जो कि अनस्टेबल हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो एक ये भी बात कह सकते हो कि रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी है उस एनर्जी पर ये रोटेट करना इसका पॉसिबल नहीं है। या ये एक तरीक़ा से ये भी समझ सकते हो कि जैसे हमने किसी ब्रिज पर, जैसे मान लो गंगा नदी पर, हम क्या करते हैं कि उसके रेलिंग पर साइड में सोए हुए हैं, ठीक। अब सोए हुए हैं तो हमारे बॉडी में स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन आते ही हम चाहेंगे कि अपने पोस्चर को चेंज कर ले, करवट बदलेंगे। तो हो सकता है कि ऐसा हो सकता क्या कि जैसे ही करवट बदलेंगे तो हम पानी में गिर जाएंगे। लेकिन तो हम इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वो रेलिंग पर सोए हुए हैं, स्ट्रेन हो रहा है, फिर भी हम पोस्चर को चेंज नहीं करेंगे। वही बात यहाँ पर भी है कि स्ट्रेन तो इस मॉलिक्यूल में हो रहा है, लेकिन ये अपने पोस्चर को चेंज नहीं करेगा, बस इसी फॉर्म में रहेगा। तो ध्यान देना, इससे ये नहीं लाया जा सकता है रोटेट करके। तो ये और ये कंपाउंड जो है टू डिफरेंट कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, ये आगे है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो ये और ये दोनों कंपाउंड अलग अलग कंपाउंड है, तो लिखा हुआ बोथ आर टू डिफरेंट कंपाउंड। ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है क्योंकि इस कंपाउंड को रोटेट करके ये नहीं लाया जा सकता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बोथ आर सेम कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड सेम है, कहीं पर किसी ग्रुप का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, बस 3D अरेंजमेंट बदल गया है।
यहाँ पर भी पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, 3D अरेंजमेंट बदला हुआ है। और ये हम पढ़ भी रहे हैं, हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। ये भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, ये भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग कन्फॉर्मेशनल को पहले पढ़ रहे हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें और इसमें अंतर यही है कि इसमें रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है और इसमें रोटेशन फ्री है अलोंग सिग्मा बॉन्ड या कह सकते हो सिंगल बॉन्ड। बोथ आर सेम कंपाउंड, ये और ये दोनों सेम कंपाउंड है। बोथ आर टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड, ध्यान दोगे इसमें और इसमें ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड नहीं है, एक ही कंपाउंड का अलग अलग फॉर्म है। जैसे आप इसको अभी हमने बताया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशन पॉसिबल है, तो इसका अलग अलग फॉर्म हो सकता है। जैसे ये फॉर्म एक है, इसको रोटेट कर दो, इनफाइनाइट बहुत सारा रोटेशन हो सकता है, तो सभी अलग अलग फॉर्म आएंगे इसमें। तो बोथ आर सेम कंपाउंड, बोथ आर टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड, दिस इज नॉट अ ट्रू आइसोमर। ध्यान दोगे आइसोमर में हम लोगों को इसीलिए इसको कन्फॉर्मेशनल आइसोमर को ट्रू आइसोमर नहीं कहा जाता, तो इसको भी आप याद रखोगे। और इसमें रोटेशन काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है, मतलब हमेशा रोटेट होते रहता है मॉलिक्यूल, इससे स्टेबिलिटी गेन नहीं होता है। ये इसीलिए रोटेट करता है क्योंकि इसका स्टैटिक स्ट्रेन मिनिमाइज होते रहता है टाइम टू टाइम। तो इसको इस रोटेशन के कारण एक अलग नाम दिया गया है, रोटामर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोटामर्स, तो ये भी नाम इसका याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसमें कुछ अलग अलग एंगल का बात करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि ये कार्बन इस कार्बन के बगल में है, तो एक दूसरे का बोलते हैं एडजेसेंट कार्बन। ये इसका एडजेसेंट कार्बन है या ये इसका एडजेसेंट कार्बन है। तो सेम एटम पर अगर लगा हुआ है, देखो सेम एटम पर दो बॉन्ड के बीच का एंगल जो होता है, सेम एटम पर दो बॉन्ड के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल कहलाता है। ध्यान देना, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और उस पर उसको एक्सप्लेन करेंगे। सेम एटम पर दो बॉन्ड के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल कहलाता है। जैसे इसके और इसके बीच ये बॉन्ड एंगल होगा, इसके और इस बॉन्ड के बीच ये भी बॉन्ड एंगल होगा, ये भी बॉन्ड एंगल होगा। लेकिन ये और ये दो एडजेसेंट कार्बन है, या बोल सकते हो दो एडजेसेंट एटम पर जो बॉन्ड है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है, इन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल, इन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल, इसको बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। इसको बोलते हैं डायहेड्रल या टॉर्सिनल एंगल भी बोलते हैं। तो टॉर्सिनल एंगल या डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी कैसे करेंगे, तो ध्यान दोगे इस चीज़ को फिगर भी बनाएंगे। ये और ये अभी एक लाइन में है, देखो ध्यान दो, ये दोनों एक सीधे सीधे सामने सामने है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है क्योंकि एक ही लाइन पर दोनों है। आगे जैसे ही बढ़ेंगे, थोड़ा सा भी रोटेशन होगा तो एंगल बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते ये एंगल और भी बढ़ गया। इस तरीका से ये देखो, इसका ये प्लेन हुआ, इस ये बॉन्ड लिए थे और इस बॉन्ड के बीच का हम लोग एंगल निकाल रहे हैं। तो इसका ये प्लेन हुआ और इसका ये प्लेन हुआ, ये एंगल होगा डायहेड्रल एंगल। तो इसको हम अभी प्रोजेक्ट करेंगे बोर्ड पर। ये डायहेड्रल एंगल होता है, दो एडजेसेंट एटम पर बने बॉन्ड के बीच का एंगल डायहेड्रल एंगल कहलाता है, और सेम एटम पर जो दो बॉन्ड के बीच का एंगल होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल और टॉर्सिनल एंगल ये क्या होता है, इसमें क्या समझना है हम लोगों को। बॉन्ड एंगल अभी भी हमने आपको बताया कि एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स अटैच्ड एट सेम एटम, अटैच्ड एट सेम एटम। जैसे ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो इसी कार्बन पर जो दो बॉन्ड है, कोई भी दो बॉन्ड, उसके बीच का एंगल बॉन्ड एंगल कहलाता है। तो जैसे ये बॉन्ड एंगल होगा, ये भी बॉन्ड एंगल होगा, ये भी बॉन्ड एंगल होगा, ये भी बॉन्ड एंगल होगा। ठीक इसी तरीका से इधर भी आ जाओ, बॉन्ड एंगल है, ये भी बॉन्ड एंगल है, ये भी बॉन्ड एंगल है, ये भी बॉन्ड एंगल है। लेकिन जब इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच का एंगल पूछे हम, तो आप उसको बोलोगे बॉन्ड एंगल नहीं, टॉर्सिनल या डायहेड्रल एंगल बोलोगे। इसके लिए हम लोगों को दो प्लेन का जरूरत होगा, प्लेन का, और उसमें समझते हैं कि ये किस तरीका से इसको समझ सकते हो।
जैसे यहाँ मान लो कि ये दो एटम है और इस पर ये ए और ये एक्स एक्स इस तरीका से समझ लो कि ये लगा हुआ है, जैसे ये लगा हुआ अलग अलग एटम लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि आप इस तरीका से कि इसमें एंगल कैसे बताओगे। ये एटम है और ये एटम, इस एटम के लिए मान लो ये प्लेन है और इस एटम के लिए ये प्लेन होगा। तो आप देख सकते हो कि इस तरीका से ये एंगल है, इस दोनों बॉन्ड के बीच का जो प्लेन खींच दो और वहां से आप दिखा सकते हो कि ये दो प्लेन है और दो प्लेन के बीच में ये एंगल बन रहा है। ये जो एंगल है यहां से यहां ये एंगल है। आप इस एंगल को जीरो भी कर सकते हो, जैसे दोनों प्लेन को हम मान लो कि ये प्लेन था और ये प्लेन था, दोनों को मर्ज कर दिए एक पर, तो ये 0 डिग्री एंगल हो गया। मतलब दोनों बॉन्ड जब सामने सामने आ जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट सामने आमने सामने, तो इसको बोलते हैं कि बॉन्ड एंगल डायहेड्रल एंगल 0 हो गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दो प्लेन हमने कंसिडर किया और ये जो एंगल है ये डायहेड्रल एंगल होगा, या आप इस तरीका से इधर भी बोल सकते हो, ये भी डायहेड्रल एंगल होगा, ये भी डायहेड्रल एंगल ही होगा। और एक चीज़ और ध्यान दोगे, यहाँ पर हम लोगों ने अभी बात किया कि ये जो रोटेशन होता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है, इसमें जो काफ़ी सारा फॉर्म मिलता है, ये जो रोटेशन हो रहा है ये हो रहा है, इसका कारण क्या है? स्टैटिक स्ट्रेन। स्टैटिक स्ट्रेन होता क्या है? तो हम लोग को ये समझ में आया कि जब हम लोग बैठे हुए रहते हैं तो तनाव महसूस करते हैं, उसी को बोलते हैं तनाव महसूस करना। बैठे बैठे बहुत ज़्यादा देर एक पोस्चर में बैठ गए तो तनाव महसूस करते हैं, इसी तनाव को बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेन। इसको मिनिमाइज करने के लिए मॉलिक्यूल रोटेट करते रहता है, दिन रात एक कर देता है रोटेट करते करते। ड्यूरिंग कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कह रहा है क्या क्या चेंज नहीं होता है, तो ध्यान देना। ये जो बॉन्ड का लेंथ है, बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, स्ट्रक्चर, आप जानते हैं स्ट्रक्चर कैसे बदलता है जब टूट के कहीं दूसरे जगह लग जाता है कोई चीज, एंड कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन भी इसका नहीं बदलता है, डू नॉट चेंज। बट कन्फॉर्मेशन, कन्फॉर्मेशन किसको बोलते हैं? तो अलग अलग फॉर्म जो आ रहा है इसको बोलते हैं कन्फॉर्मेशन, अलग अलग फॉर्म जो मिल रहा है देखने को, तो ये तो बदल रहा है बिल्कुल। टॉर्सिनल एंगल भी चेंज कर रहा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे कि ड्यूरिंग कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, बट कन्फॉर्मेशन एंड टॉर्सिनल एंगल, टॉर्सिनल एंगल चेंज होगा। तो देखो ध्यान दो, ये दोनों अभी इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 0 डिग्री बढ़ा दिए तो ये आ गया कुछ इस एंगल पर, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? ध्यान दोगे 60 डिग्री पर रोटेट हुआ, ये कितना डिग्री हो गया? 120 डिग्री। फिर रोटेट कर दिया, आप देख सकते हो कि ये एक दूसरे के अपोजिट भी आ गया, ये देखो। अब ये दोनों कितना पर है, आप ध्यान दोगे, एक दूसरे के, ये दोनों एटम एक दूसरे के 180 डिग्री पर है, आप समझ सकते हो कि नहीं? ये इधर और ये इधर 180 डिग्री पर आ गया, मतलब एक प्लेन, आप देख सकते हो इसको, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, बिल्कुल दोनों प्लेन 180 डिग्री पर आ गया है, तो इसको बोलते हैं डायहेड्रल एंगल 180 डिग्री हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग प्रोजेक्शन फार्मूला कि फार्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है। ध्यान दोगे, आगे हम लोग का हेडिंग आ रहा है प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है कि मॉलिक्यूल को अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरीका से व्यू किए, तो अलग अलग तरीका से व्यू करके उसको उन्होंने क्या किया कि 3D कंपाउंड को 2D मतलब पेपर पर उसको प्रोजेक्ट कर दिए और बोल दिए कि ये इस तरीका का फार्मूला है। जैसे हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन, उसके बाद देखेंगे साहॉर्स प्रोजेक्शन, उसके बाद फिशर प्रोजेक्शन, फिर 3-4 फार्मूला देखने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल को जैसे ऐसे व्यू करोगे तो आमने सामने हम लोगों के एकदम बिल्कुल कार्बन के सामने कार्बन है, इस एटम के सामने ये एटम है, इस एटम के सामने ये एटम है, बिल्कुल ढक रहा है एक दूसरे को, ऐसे देखोगे तो बिल्कुल एक दूसरे को ढक रहा है। तो इसको अगर ऐसे आप व्यू करोगे तो एक कार्बन दिखेगा, एक कार्बन नहीं दिखेगा, मतलब आगे वाला, या आप कह सकते हो कि इधर से देखोगे, इधर से आप अपने तरफ से व्यू करोगे तो ये तीनों एटम दिखेगा, तो ये पीछे वाला कार्बन जो ये है ये नहीं दिखेगा आपको, ये दिखेगा, ये ढक लेगा ये पूरा एकदम एग्जैक्ट ढक लेगा इस कार्बन को। ये नहीं दिखेगा आपको क्योंकि इसको ये ढक लेगा बिल्कुल एग्जैक्ट, ये भी नहीं दिखेगा, इसको ढक लेगा।
तो न्यूमैन ने क्या किया, न्यूमैन कि आगे वाले एटम को, ये जो आपको दिख रहा है आगे वाला कार्बन, इसको डॉट लाइन से दिखा दिए और पीछे वाला कार्बन को एक सर्कल करके दिखा दिए, और इससे 3 एटम लगा हुआ पीछे से, पीछे वाले कार्बन पर, और आगे वाले कार्बन पर भी 3 एटम लगा हुआ, इनको उन्होंने अटैच कर दिया। तो ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन। इन्होंने इस तरीका से व्यू किया। किसी का हो सकता है कि व्यू करने का तरीका कुछ इस एंगल पर हो, ऐसे करके व्यू कर रहे हो, तो उसको सभी एटम आपको वो दिखेगा, जैसे इस तरीका से वो व्यू कर रहा है ऐसे, इस एंगल में, इस एंगल में, तो उसको ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, और ये एटम भी थोड़ा बहुत दिखेगा पीछे, और ये भी थोड़ा बहुत दिखेगा। तो इस तरीका से हम लोग इसको बोलते हैं साहर्स प्रोजेक्शन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं। प्रोजेक्शन फार्मूला के अलग अलग तरीका से क्या किया साइंटिस्ट लोग, साइंटिस्ट यूनिक वे है, सभी का अपना अपना अलग अलग व्यू है रिप्रेजेंट करने का। 3 डायमेंशनल कंपाउंड, जो हम लोग कंपाउंड का स्टडी करते हैं वो 3 डायमेंशनल होता है, उसको रिप्रेजेंट करना है 2 डायमेंशन में, एक प्लेन 2D प्लेन में, मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन मतलब 2D प्लेन में। 3D कंपाउंड को 2D में प्रोजेक्ट किया अलग अलग साइंटिस्ट अपने तरीका से, जिस तरीका से वो व्यू किए उसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन फार्मूला। तो ध्यान दोगे यहाँ पर कि न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, ये हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला ये क्या होता है, इसके बाद हम लोग देखेंगे साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये दोनों को पढ़ने के बाद ये इस पर कुछ हम लोग वर्क करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिशर पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल 12th में, हॉवर्थ प्रोजेक्शन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सब का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे हॉवर्थ प्रोजेक्शन। और ये वेज डैश प्रोजेक्शन जो है, वेज डैश फार्मूला, इसको भी हम लोग इसी में, इस तीनों को पढ़ते समय इसको भी पढ़ लेंगे। तो हम लोग अभी एक सिर्फ चौथा ये जो है, ये हॉवर्थ प्रोजेक्शन, इसको हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं, बट अभी जो पढ़ेंगे ये चारों जो है, ये वेज डैश फार्मूला भी, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ध्यान दोगे कि न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है। जैसे कोई कंपाउंड है, ये मान लो कि जैसे ये कंपाउंड लो, ध्यान दोगे ये कंपाउंड है, इसमें न्यूमैन क्या किए कि आगे आपके तरफ से आप देख सकते हो कि उधर से आप देखोगे तो ये पीछे वाला कार्बन नहीं दिखेगा, तो पीछे वाला कार्बन को उन्होंने क्या किया, पीछे वाला कार्बन को उन्होंने सर्कल से दिखा दिया। ध्यान दोगे बैक कार्बन जो है, बैक एटम, इसको उन्होंने सर्कल से दिखा दिया, सर्कल। और फ्रंट जो कार्बन होगा, इधर से आप देखोगे तो, इधर से देखोगे तो ये जो फ्रंट एटम होगा, फ्रंट एटम, इसको इन्होंने डॉट से दिखा दिया। तो ध्यान दोगे इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये सर्कल से दिखा दिए ये इधर से आप बता सकते हो कि ये जो सर्कल से दिखाएं वो बैक वाला कार्बन होगा। इधर से देखोगे तो ये नहीं दिखेगा, तो जो नहीं दिखेगा उसको सर्कल से दिखाएंगे। इस कार्बन को हमने ये दिखा दिया, आगे वाला कार्बन को उन्होंने डॉट से दिखा दिया। तो अब आप ये ध्यान दोगे, ये 3D फिगर है, इसको हम लोग 2D पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब इसको पचका के देख रहे हैं, मतलब इसी तीनों एटम पर इन दोनों एटम को रख देंगे। ध्यान दोगे तो पीछे वाला एटम नहीं दिखेगा। तो 2D को उन्होंने क्या किया, 2D में उन्होंने प्रोजेक्ट करते समय क्या किया, आप देख सकते हो कि इसमें ये एटम बिल्कुल दिख रहा है आपको। तो आगे वाला जो एटम है ये कार्बन, इससे लगा हुआ ये है वैलेंसी, ये है उसके बाद, और एक ये है। इस तरीका से यहाँ जो लगा हुआ, मान लेते हैं इसको, इस एटम को मान लेते हैं X, इस एटम को मान लेते हैं Y, और इस एटम को मान लेते हैं Z। ध्यान दोगे Z X Y, X के सामने एक और X है, ध्यान दोगे उसको भी उन्होंने क्या किया, बोला कि इस तरीका से आप पीछे वाला कार्बन जो है उसके जस्ट सामने है, जस्ट सामने, वो तो दिखेगा नहीं, बट इसको आप ऐसे दिखा सकते हो यहाँ पर कि सामने है, थोड़ा सा दूर, यहाँ पर भी ये X है, और इसके सामने एक एटम, यहाँ पीछे वाला कार्बन से जोड़ना है, सर्कल से जोड़ना है, तो यहाँ Y होगा, और इसके जस्ट यहाँ पर Z होगा। इस तरीका से आप इसको भी दिखा सकते हो। तो ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन। ध्यान दोगे
ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसी में एक और फॉर्म हम बनाते हैं, ध्यान दोगे। ऐसे तो बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म पॉसिबल है, इसमें क्या कर दे रहे हैं, ध्यान दोगे, आगे वाले एटम, आगे वाले कार्बन को या पीछे वाला को, किसी को भी आप रोटेट कर सकते हो। तो इस तरीका से हमने मान लो रोटेट कर दिया, ध्यान दोगे। अब देखो यहाँ पर एक वैलेंसी के अपोजिट दूसरा वैलेंसी आपको मिलेगा। जैसे इस वैलेंसी बोलते हैं बॉन्ड को, ये बॉन्ड के अपोजिट देखो ये बॉन्ड है, बिल्कुल इस कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन पर देखना है हम लोगों को। इस बॉन्ड के ये अपोजिट ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अपोजिट ये बॉन्ड है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट आपको दिख रहा है। तो उसको भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। उसको कैसे प्रोजेक्ट करोगे, तो ध्यान दो, इसको हमने क्या किया, ये जो था आमने सामने, इसको रोटेट करके हमने क्या किया, यहाँ लाया। तो ध्यान दोगे इस दो एटम के बीच में ये है, एक्स जो है थोड़ा सा आगे चला गया है, मतलब रोटेट जो किए हैं, ध्यान दोगे, आगे वाला करो या पीछे वाला करो, एक को कांस्टेंट रखोगे, दूसरा को रोटेट करोगे। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, आपको आगे वाला एटम को रोटेट कर देते हैं, आगे वाला को। तो एक्स चला, एक्स कहाँ आ जाएगा, ध्यान दो, पीछे वाला कार्बन एटम जो पीछे वाला, उसको कांस्टेंट रखते हैं और इसको रोटेट करके यहाँ लाएंगे। तो ये जेड जो है यहाँ आ जाएगा, और ये सॉरी हाँ, और ये जो है आपको यहाँ आ जाएगा, ध्यान देना। अच्छा सॉरी, यहाँ वाई होगा, हमने इसको वाई माना था, वाई, इस तरीक़ा से ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। ये बैक एटम है, बैक कार्बन एटम सर्कल से, और इस बार यहाँ ये तीनों एटम को कांस्टेंट रखा है हमने, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड। पीछे वाला कार्बन को नहीं घुमा रहे, आगे वाला कार्बन को घुमाए। तो इसको घुमाए, यहाँ लाए, यहाँ आ गया एक्स, ये यहाँ आ जाएगा, उस समय में घुमाओगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ध्यान दो 120 डिग्री, ये एंगल कितना है 120, इसको यहाँ लाओगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल, ये यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट है, ध्यान देना, बिल्कुल अपोजिट है ये एक्स वाई जेड। हाँ, यहाँ पर आ जाएगा आपको एक्स वाई जेड, एक्स वाई, और यहाँ आ जाएगा जेड, इस तरीक़ा से। तो सॉरी, यहाँ पर ये ना दिखाना चाहिए, हाँ ये अब हुआ, ये फ्रंट कार्बन, ध्यान दोगे। ये इसको इन्होंने क्या कहा, न्यूमैन, इस फॉर्म को उन्होंने कहा कि ये इक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ न्यूमैन होगा। इसका नाम जो है इक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ न्यूमैन, न्यूमैन इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ न्यूमैन। दोनों में अंतर क्या है, तो ध्यान दोगे, इसमें एक दूसरे को एग्जैक्ट इक्लिप्स मतलब होता है ढक लेना। जैसे हम लोग सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब सूर्य ग्रहण जो सुनते हैं, वो क्या करता है, एक सिद्ध में आ जाता है तो एक के आगे दूसरा आ जाता है, तो एक को दूसरा ढक लेता है, यही इक्लिप्स फॉर्म है। ध्यान दोगे, ये इसको क्या कर लिया, ढक लिया है। तो जब एक वैलेंसी दूसरे वैलेंसी को एग्जैक्ट ढक ले, जैसे ये देख सकते हो, ये भी ढक ले रहा है, इसको बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। और जब एक वैलेंसी दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो, जैसे इसके अपोजिट ये वैलेंसी, इसके अपोजिट ये वैलेंसी, इसके अपोजिट ये वैलेंसी है, तो इसको बोलेंगे, जैसे इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, वैलेंसी जब ऐसा रहेगा तो इसको बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। इस तरीका से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, अब कन्वर्ट कर रहे हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन में। ध्यान दोगे, सॉहर्स प्रोजेक्शन में क्या किया जाता है कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपको दिख रहा होगा वाई के आकार का कुछ आकृति दिख रहा है। ये देखो आपको, ये सीधा वाई है, सॉरी उल्टा वाई, और ये भी उल्टा वाई है। इसमें आप देख सकते हैं दोनों उल्टा हुआ है, इसमें एक सीधा हुआ है और एक उल्टा हुआ है। तो इसको कैसे हम बनाते हैं, यहाँ ध्यान दोगे, ये तो न्यूमैन था, इक्लिप्स फॉर्म ऑफ न्यूमैन, इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं
सॉहर्स प्रोजेक्शन में। तो इसमें इसको क्या करना है, देखो ये ब्लू पेन वाला जो लिखा हुआ ये सीधा हुआ है, उन्होंने कुछ एंगल से देखा, और पीछे वाला भी उल्टा हुआ ही है, बोले सॉरी, आगे वाला उल्टा हुआ है और पीछे वाला भी उल्टा हुआ है। उल्टा हुआ है, दोनों उल्टा हुआ है। देखो ये इसमें भी आगे जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है वो भी एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई जेड। पीछे वाला पर भी लगा हुआ है एक्स वाई और जेड, ध्यान दोगे। और ये दोनों कार्बन कनेक्टेड है, ये दोनों एटम इस बार दोनों दिख रहा है, ध्यान दोगे, ये कनेक्टेड है। तो इस तरीका से बना सकते, इसको बोलते हैं, ध्यान दोगे, इस बॉन्ड के बिल्कुल सामने ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के बिल्कुल सामने ये बॉन्ड है, और इस बॉन्ड के बिल्कुल सामने ये बॉन्ड है। इसको बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म ऑफ सॉहर्स। इसको ये कैसे व्यू किए मॉलिक्यूल को, ध्यान देना, इस तरीका से मॉलिक्यूल को व्यू किए, इधर से, इस एंगल से। तो उसको जो है आपको देख सकते हो यहाँ पर, इस एंगल से जब व्यू करोगे ऐसे, तो आपको सभी एटम दिखेंगे। आपको इस एंगल से व्यू करोगे तो ये भी दिख रहा है, नीचे से ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी। तो इस तरीका से हम इसको ऐसे बना दें। इसको कैसे, किस तरीका से बनाओगे, तो एक सीधा हुआ है, ध्यान दो, आगे वाला पर जो है वो सीधा हुआ है और पीछे वाला उल्टा हुआ है। तो इसको भी आप इस तरीका से प्रोजेक्ट कर सकते हो। ये सीधा हुआ है, सीधा हुआ है दिखा दो ऐसे, और ये एक उल्टा हुआ है उसी के डायरेक्शन में, ये उल्टा हुआ भी है, इस तरीका से ध्यान देना। ये एटम एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जेड है, ये यहाँ एक्स, ये वाई, इसको हमने फ्रंट कार्बन मान लिया, इसको बैक कार्बन जब मान लें तो ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ध्यान दोगे कि अब आप यहां मिला सकते हो, देख सकते हो कि ये गलत है या सही है। जेड और एक्स के बीच में एक्स है, जेड और एक्स के बीच में ये एक्स है, बिल्कुल है। उसके बाद y और z के बीच में, y और z के बीच में बैक एटम जो है y और z के बीच में, y और z के बीच में y है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये x और y के बीच में x है, x और y के बीच में, x और y के बीच में बैक एटम पर ये x है, बिल्कुल सही है ये। तो ये है बैक एटम, ये फ्रंट एटम है, आगे जिस इधर से देख रहे हैं फ्रंट एटम। इस तरीका से ये हो गया स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ सॉहर्स, स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ सॉहर्स। आगे हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं।